बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कल जो अमेरिका के अंदर हुआ उसको लेके काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। क्या सर जो लेमन क्राइसिस हुआ था 2008 में वो रिपीट होता हुआ देखने को मिल सकता है? वैसा ही कुछ क्या दोबारा होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है? तो देखिए, लेमन क्राइसिस जो हुआ था, डायरेक्ट टू द पॉइंट आएंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। डायरेक्ट टू द पॉइंट आवे, लेमन क्राइसिस जो 2008 में हुआ था वो हुआ था मॉर्गेजेस, होम लोन्स जो दिए गए थे उसके बेसिस के ऊपर। वो पूरा अलग था। कल जो हुआ अमेरिका के अंदर वो पूरा अलग था। उसमें बैंक ने डिफ़ॉल्ट किया था, मॉर्गेज जो थे उनकी वजह से डिफ़ॉल्ट किया था, और ओवरऑल सारे बैंकिंग के अंदर हुआ था क्योंकि पूरा जो हाउसिंग सेक्टर था वो क्रैश किया था। उसकी वजह से सारे ही बैंक्स के ऊपर वो इम्पैक्ट आया था। लेकिन जब हम कल की बात करते हैं, कल जो हुआ वो ऐसा नहीं था कि वो सारे बैंकों के साथ हुआ है या सभी बैंकों में वो प्रॉब्लम है। जो एसवीबी बैंक है वो स्पेशली उनका काम है स्टार्टअप्स को फंड करना, स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करना। समझिए, एक मैं बात करता हूँ, हम तीन इन्वेस्टर्स हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तीन इन्वेस्टर्स हैं, मैं एक इन्वेस्टर ए है जो, मतलब तीनों है तो इन्वेस्टर ही, मतलब समझिए कि तीनों इन्वेस्टर नहीं, तीन बैंक है। एक जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है, एक जो नॉर्मल आपका जो रिटेल बैंकिंग हो गया, होलसेल बैंकिंग हो गया, कॉर्पोरेट बैंकिंग हो गया, उसमें ज़्यादा फोकस करता है। और सी जो है वो पूरा, मतलब मैं बात करूँ तो आपका जितना भी एक्सटर्नल जो भी काम हो जाता है बैंकिंग के अंदर, इंश्योरेंस, ये सब पे ज़्यादा फोकस करता है। तीनों में से जिसने स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, अब तीनों में से अगर मैं बात करूँ रिटर्न वाइज, अगर आप एक इन्वेस्टर के तौर पे देखोगे रिटर्न वाइज किस में सबसे ज़्यादा स्कोप रहेगा? जिसने स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, लेकिन वहाँ पे रिस्क भी सबसे ज़्यादा रहेगी। तो जब एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है स्टार्टअप के अंदर और वो स्टार्टअप अगर नहीं चल रहे, उनकी वैल्यू डाउन हो रही है, एक एक्सवाइजेड स्टार्टअप की वैल्यू 100 थी तो आपके बुक्स में उसकी वैल्यू 100 थी। जैसे ही उसकी वैल्यू गिर के 80 हुई, 70 हुई, 50 हुई, 40 हुई, आपकी बुक की वैल्यू भी गिर रही है। तो ये ओवरऑल बी बैंक सी बैंक को फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि उनका काम ही अलग है। तो उस तरीके से देखा जाए तो ये बैंक स्पेसिफिक ज़्यादा है, ना कि ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक ज़्यादा है। हाँ, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल अगर हम बात करें जो ये हुआ, मेजॉरिटी उसके अंदर थोड़ा जो हाथ हो सकता है वो इंटरेस्ट रेट का भी हो सकता है। क्यों? अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, हम जैसे इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हमसे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जब अगर आपको इंटरेस्ट रेट बाहर, अगर मैं आपको कहूँ दो ऑप्शन दूँ, आपको पता है यूजुअली मार्केट 12-13% का एनुअलाइज्ड रिटर्न आपको प्रोवाइड करता है, और मैं आपको कहूँ कि 10 से 11% का आपको फिक्स्ड रिटर्न विदाउट एनी लॉस गवर्नमेंट दे रही है, बैंक्स दे रही है, गवर्नमेंट बैंक्स दे रही है, तो क्या आप वो 1-2% के लिए एक्स्ट्रा रिस्क लोगे? आप सीधा यही कहोगे ना, भाई बेचो सारा इक्विटी का पोर्टफोलियो, डालो बैंक के अंदर, 10% 12% वहाँ पे भी मिल रहा है, फालतू रिस्क क्यों लेने का? तो जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है, उसी तरीके से प्राइवेट इक्विटी में भी यही होता है, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी में तो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होता है। वहाँ पे 100 में से 95-94 स्टार्टअप्स फेल होते हैं, 2-3 चलते हैं, उसी के अंदर पैसा बनता है। तो वहाँ पे जब आपका इंटरेस्ट रेट हाई है, जब लोगों को सेफ मनी मिल रहा है, सेफ रिटर्न मिल रहा है, कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेना चाहेगा, एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेना चाहेगा। सेकेंडली, आपका जो कंडीशंस है अभी भी, ये जो आपका रशिया यूक्रेन हो गया, जियो पॉलिटिक्स हो गया, ओवरऑल अभी भी हम उस सब चीज़ों से उभरे नहीं हैं। तो वो सारी चीज़ें जब इंक्लूड हो जाती है, तो एक इन्वेस्टर के लिए, आपके लिए, आप आपके दिमाग से सोच के देखिए, आप यही हमेशा, आप सबसे पहले यही सोचोगे कि भाई मेरा कैपिटल को प्रिजर्व करूँ, कैपिटल के ऊपर सेफ रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करूँ। जब आपका इंटरेस्ट एकदम कम होता है, 2%, 3%, 4% का इंटरेस्ट रेट होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप सोचते हो कि मेरे को रिस्क लेना है, मेरे को इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो जाके समझ में आएगा। अब आपका इन्फ्लेशन इतना हाई है, उसके सामने आपको इक्वल इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है, एंड विथ ऑल दिस जियो पॉलिटिकल्स एंड एवरीथिंग, आप यही हमेशा सोचोगे कि भाई मैं सेफली काम करने की ज़्यादा कोशिश करूँगा। एंड सेफ काम करने के चक्कर में क्या होगा, आप कहीं ना कहीं फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, उन पर ज़्यादा फोकस करोगे, ना कि आप स्टार्टअप्स के अंदर, इक्विटीज़ के अंदर फोकस करोगे। और जब ये होता है, उसी के कारण क्या होता है कि आपके जो फंडिंग्स है वो रुक जाती है। फंडिंग रुकने की वजह से स्टार्टअप्स काम नहीं कर पाती, क्योंकि मेजॉरिटी स्टार्टअप्स कैश बर्न करती है। अपना जो मार्केट कैप्चर होता है उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा कैश चाहिए रहता है। तो कैश बर्न होने की वजह से क्या होता है कि उनकी वैल्यू ड्रॉप होती है, उनकी खुद की स्टार्टअप वैल्यू ड्रॉप होती है। जब स्टार्टअप वैल्यू ड्रॉप होती है तो ऐसे जो बैंक्स हैं जिन्होंने स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है, उनकी वैल्यू गिरेगी और उनको कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लॉस बुक करना पड़ेगा। तो कल वैसे ही एसवीबी बैंक ने अपने जो लॉसेस बुक किए, वो लॉस बुक करने की वजह से उन्होंने कहा कि हमें 2 बिलियन कुछ अप्रॉक्स फंड की, डॉलर्स की ज़रूरत है, तो वो हम रेज़ करना चाहेंगे।
उसकी वजह से क्या हुआ कि वो बैंक के स्टॉक्स जो है 60% गिर गए और वो ओवरऑल एक कास्केडिंग इफेक्ट आया पूरे मार्केट के अंदर। और कल जो यूएस का बैंकिंग सेक्टर था वो हाईएस्ट गिरा है ओवरऑल बाकी सारे सेक्टर से कंपेयर करेंगे तो ओवरऑल लुकिंग एट दिस ऐसा नहीं लग रहा कि ये पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट होगा या पूरे बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा ये कुछ रिस्क लेके आएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि हाँ देखिए शॉर्ट टर्म के अंदर इम्पैक्ट आते हैं, न्यूज़ से इम्पैक्ट आते हैं। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे एसवीबी अलग हो जाएगा, आपका बैंक ऑफ अमेरिका, आपका जो अलग बैंक्स है वो सब अलग हो जाएंगे। तो ओवर लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे अच्छे हैं, दोनों अलग अलग है। लेकिन शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे जब एक बैंक डूबती है जिसके बैंक नाम के आगे बैंक लिखा हुआ है और एक बैंक डूबती है, भले वो कैसे भी डूबी हो, छोटी से छोटी बैंक क्यों ना हो, ओवरऑल सारे बैंकिंग के ऊपर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट आता है। एक नेगेटिव पॉइंट के ऊपर लोग काम करना शुरू करते हैं, एक नेगेटिविटी आ जाती है। उस बेसिस पे अगर हम बात करें तो ओवरऑल अभी के लिए फ़िलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। कल भी हमने डिस्कस किया था, इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा नीचे है, 20-25% का स्कोप है इंडिया विक्स के अंदर जंप करने का। और आज की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया विक्स ने करीब करीब 7-8% का जंप दिया भी है। तो ओवरऑल लुकिंग एट ऑल दिस सिनारियो, बेस्ट थिंग अ इन्वेस्टर कैन डू, अगर आप इन्वेस्टर हो, देखो ट्रेडर हो तो आप ये न्यूज़ है इन सब चीज़ों से आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें ट्रेडिंग के अंदर आपको कई बार बिग मनी भी बना के देगी, बिग लॉसेस भी करके देगी। लेकिन एज एन इन्वेस्टर, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होगी, अगर दिस इज़ नॉट माई एडवाइस, क्योंकि डिस्क्लेमर आपने पढ़ा होगा, आप आपके एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। अगर आपका बड़ा कैपिटल है और लॉन्गर टाइम फ्रेम का 5-6-10 साल, उतना अगर आपका बड़ा व्यू है, एक गोल बेस्ड आपने प्लानिंग कर रखी है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिप्स आएंगे, क्रैश आएगा या गिरेगा, जो भी करेगा उसमें इन्वेस्ट करने का ही अच्छा मौका है, ना कि उससे एग्जिट करने का। हाँ, जिनके 2 साल 3 साल के अंदर एग्जिट प्लान है कि भाई 2 साल 3 साल के अंदर मेरा गोल मीट हो रहा है, उस बेसिस के ऊपर मुझे एग्जिट करना है, कंडीशन ये है कि आप धीरे धीरे स्विच कर जाइए, क्योंकि अभी इंटरेस्ट अच्छे मिल रहे हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए जो 1 साल 2 साल 3 साल में मेच्योर होने वाले हैं, जो आपके फिक्स डिपॉजिट्स तो नहीं कहूँगा क्योंकि उसमें आप खाली इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। फिर आपका जो डेट सेक्टर हो गया उसके अंदर अगर आपको कोई अच्छे AAA रेटेड कंपनी बॉन्ड्स मिल रहे हैं, AAA रेटेड, और जो कंपनी मतलब 50 साल 60 साल से है, जिसने 2-3 क्राइसिस देखे, उसके अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो 2-3 साल का अगर आपका मेच्योरिटी टाइम है तो उस पर आप फोकस कर सकते हो। और ज़्यादा शॉर्ट टर्म का टाइम फ्रेम है तो बेस्ट यही है कि भाई एज एन इन्वेस्टर, अगर आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू 5 लाख 10 लाख इतने वैल्यू की है, इतने अमाउंट की है, 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया से ज़्यादा का आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, बेस्ट इज़ कि थोड़ा सा आप इंश्योर कर लीजिए। इंश्योर करने के लिए बेस्ट यही होगा कि जैसे समझिए, क्योंकि अगर समझिए आपका मिड कैप में ज़्यादा है, अगर आपका लार्ज कैप में ज़्यादा है, तो आप फोकस कर सकते हैं निफ्टी के पुट ऑप्शंस पे, क्योंकि वो एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट ही है। हालांकि लोग आजकल उसके अंदर ट्रेड करने लग गए हैं, लेकिन ओवरऑल जो बनाया गया था वो इंश्योरेंस के बेसिस पे बनाया गया था कि अगर आपका 10 लाख का एक पोर्टफोलियो है और अगर आपको एक एट द मनी पुट ऑप्शन समझिए 10,000 में मिल रहा है, एक मंथ का पुट ऑप्शन 10,000 में मिल रहा है, तो वो आपका अप्रॉक्स 1% के आसपास हुआ। तो 1% में आप एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो का डाउन साइड लिमिट कर रहे हो। अगर निफ्टी 1,000 पॉइंट गिरता है तो आपके स्टॉक्स करीब करीब 5 से 6% गिर जाएंगे। वो 5 से 6% गिरेगा, निफ्टी 1,000 पॉइंट गिरेगा तो आपका 10,000 ईजिली 20,000 25,000 रुपये तक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो कंपेंसेशन हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो में जो लॉस होगा, वो आपका जो इंश्योरेंस आपने खरीदा है, पुट ऑप्शन जो खरीदा है, उसमें कहीं ना कहीं आपका बच जाएगा और ऊपर जाएगा तो ओवरऑल पोर्टफोलियो आपको रिटर्न दे देगा। तो वैसा अगर आपको करना है तो 1-2 मंथ के लिए, अप्रैल हो गया, मार्च हो गया, मई हो गया, 2-3 मंथ के लिए, जब तक चीज़ें सेटल डाउन नहीं होती, आप वैसे कर सकते हो। उन्हीं के लिए है ये फीजिएबल जिनकी कैपिटल, जिनका पोर्टफोलियो वैल्यू 10 लाख के ऊपर है, ताकि क्योंकि उनका अप्रॉक्स 1% का ही कॉस्ट आएगा। 10,000 मतलब आपका 1% के आसपास का ही करीब करीब आपका कॉस्ट आ रहा है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो का 1% और उससे नीचे का इंश्योरेंस में अगर आपको मिल रहा है पुट ऑप्शन, एट द मनी पुट ऑप्शन हो गया, मंथली एक्सपायरी का मैं बात करूँ, तो आप वैसे काम कर सकते हो और आपके पोर्टफोलियो में इंश्योर कर सकते हो। वरना धीरे धीरे थोड़ा सा आप अपने डेट के अंदर भी एलोकेशंस को बढ़ा सकते हो। हालांकि ओवरऑल लुकिंग एट दिस, बैंकिंग के ऊपर मुझे एज सच कोई मेजर अभी फ़िलहाल के लिए नहीं दिख रहा है कि मेजर बैंकिंग के अंदर कोई इससे इम्पैक्ट आएगा। बाकी न्यूज़ फ्लो को आपको थोड़ा सा तो मैनेज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसा होता है। लुकिंग एट द चार्ट ऑल्सो, बैंक निफ्टी अच्छे जोन पे है, सपोर्ट है 39,800 39,500, ये एक मेजर मेजर सपोर्ट जोन है। 39,800 से लेके 40,000 ये इजीली ब्रेक होने वाला नहीं है, अच्छा सपोर्ट जोन है। यहाँ पे कहीं ना कहीं बैंक को सपोर्ट लेना चाहिए। ये ब्रेक होगा
तब कहीं ना कहीं जाके हमें थोड़ा सा टेंशन आएगा कि भाई बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक मेजर ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल रहा है, और उसके बाद फिर जो लेवल्स निकलेंगे 1000 दो 2000 पॉइंट दूर के लेवल्स निकलेंगे। तो जब तक ये इंटैक्ट है, इट्स नॉर्मल, जो न्यूज़ आ रही है ठीक है। पोर्टफोलियो वाइज मैंने आपको बता ही दिया है क्या कर सकते हो। ट्रेडर हो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपको, जो भी आप ट्रेडिंग पोजीशन आपके बना रहे हो, या तो उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए, ट्रेडिंग पोजीशन को बहुत लाइट कर लीजिए, या तो फिर प्रॉपरली हेज करके ही काम कीजिए, विदाउट हेजिंग काम मत कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।